तो अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो आज हम यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हमारा रिवीजन सेशन है। रिवीजन सेशन किस चीज़ का? आज हम वो चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हैं जो चैप्टर हमने पढ़ा है, जो आपको यशस्वी मैम ने क्लासेस में करवाया है। क्या है उस चैप्टर का नाम? एनीबडी? एनीबडी? मैम ने कौन सा चैप्टर कराया है आपको? कौन सा चैप्टर कराया मैम ने? इंडिया इन द 18th सेंचुरी। इंडिया इन द 18th सेंचुरी। ओके, ग्रेट। ये चैप्टर मैम ने आपको कराया है। ठीक है, तो कितने लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया था? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल? जिनको कोई नीड नहीं थी अब समझने की आगे? किसको समझ आ गया था? सबको आ गया था। चलो तो शुरू करते हैं, इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे आज हम। देखो, सबसे पहले हम एक टाइमलाइन समझेंगे। देखो, 18 सेंचुरी का मतलब होता है 1701 से लेके 1800 के बीच का समय। अगर हम बोल रहे हैं कि 18 सेंचुरी क्या है, तो 18 सेंचुरी क्या है? 1701 से लेके 1800 तक का जो टाइम लाइन है, वो क्या है? वो है 18 सेंचुरी। ठीक है, तो ये पीरियड इंडियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी दौरान इंडिया में बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल चेंजेस हुए। ठीक है, इस पीरियड के दौरान क्या क्या हुए इंडिया में? बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल चेंजेस हुए। क्या हुए? बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल चेंजेस हुए। वो हम आगे पढ़ेंगे कि सर क्या पॉलिटिकल चेंजेस हुए, कैसे पॉलिटिकल चेंजेस हुए। ठीक है, वो सारी चीजें हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से आगे चलकर ब्रिटिश रूल की फाउंडेशन तैयार हो गई। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी को समझते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, मैम ने आपको पढ़ाया होगा। तो मुगल एम्पायर का एक सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी कौन है? मुगल एम्पायर का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी कौन है? सर औरंगजेब। क्या है? औरंगजेब। सर ये सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है किसमें? मुगल एम्पायर में। ठीक है, तो औरंगजेब मुगल एम्पायर का छठा और आखिरी पावरफुल एम्परर था। वो शाहजहां का बेटा था। किसका बेटा था? ही वॉज सन ऑफ शाहजहां। किसका बेटा था? ही वॉज सन ऑफ शाहजहां। इतना समझ आया? वहां वही शाहजहां जिसने ताजमहल बनवाया था, यही ताजमहल वाला जिसने ताजमहल बनवाया था, ऐसे याद कर लो। सर शाहजहां वही जिन्होंने ताजमहल बनाया था। तो ये क्या था? औरंगजेब उन्हीं का बेटा था। ही वॉज सन ऑफ शाहजहां ओनली। ठीक है, तो औरंगजेब ने लगभग 49 ईयर्स तक रूल किया था। ठीक है, 49 ईयर्स तक का इसका 49 ईयर्स तक का रूल था। मुझे जहां तक इसके टाइमलाइन पीरियड याद आ रहा है, तो इसने 1658 से लेके 1707 तक रूल किया था औरंगजेब ने। ठीक है, और मुगल एम्पायर को उसकी सबसे बड़ी ज्योग्राफिकल एक्सटेंट तक पहुंचा दिया। लेकिन बच्चों, इतने बड़े एम्पायर को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट हो गया था धीरे धीरे। एम्पायर तो बहुत बड़ा था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? उतना स्ट्रांग नहीं था। ठीक है, तो 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हुई। ठीक है, जब 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई, तब क्या हुआ था? क्या हुआ था? मैम ने तो आपको पढ़ाया है ना। ठीक है, ठीक है, डोंट वरी, डोंट वरी। देखो, यहीं से हमारे चैप्टर की एक्चुअल स्टोरी शुरू होती है। बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि औरंगजेब के मरने के बाद मुगल एम्पायर तुरंत खत्म हो गया। तो नहीं यार, इतनी आसानी से मुगल एम्पायर नहीं खत्म हुआ था। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मुगल एम्पायर ऑफिशियली अभी भी था औरंगजेब के डेथ के बाद, लेकिन उसकी पावर क्या थी? धीरे धीरे
कम होने लगी। दिल्ली में बैठा एम्परर नाम का रूलर था, उसका कंट्रोल प्रोविंसेस पर वीक होता गया। तो इसीलिए इस चैप्टर का मेन आइडिया याद रखिए, एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट धीरे धीरे वीक हुई। क्या थी? एक जो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट थी, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट थी, वो क्या हो गई? वो बहुत ज्यादा वीक होने लगी। एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट क्या थी? धीरे धीरे वीक होने लगी। ठीक है, समझ पा रहे हो? इतना समझ आया? और दूसरा क्या था? उसके बाद अलग अलग रीजनल किंगडम्स उभर कर सामने आए। क्या आए? जो रीजनल किंगडम्स हैं वो अपलिफ्ट हुए। अपलिफ्ट, ठीक है, अपलिफ्ट हुए। ये सब कब हुआ? औरंगजेब के डेथ के बाद। ठीक है, और इसी पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन का फायदा यूरोपियन, स्पेशली ब्रिटिश ने उठाया। अगर आप इस फ्लो को समझ लेंगे तो पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि इतना पावरफुल मुगल एम्पायर धीरे धीरे कमजोर क्यों हुआ? सर आप बोल रहे हो कि ये जो मुगल एम्पायर था धीरे धीरे ये वीक होता गया। सर ये क्यों वीक हो रहा था? क्या रीजन था ये वीक हो रहा था? एनीबडी? आप लोगों ने तो ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, कोई बता सकता है मुझे कि मुगल एम्पायर क्यों वीक हो रहा था? एनी आइडिया? व्हाई वाज मुगल एम्पायर वीकनिंग? ये जो आपका मुगल एम्पायर है, ये क्यों वीक हो रहा था? क्यों वीक हो रहा था? एनी आइडिया? कि औरंगजेब की डेथ हो गई इसीलिए। मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से हुआ था। और वीक सक्स, यस, ठीक है। देखो इसका जवाब किसी एक रीजन में तो नहीं है, आप सब सही बोल रहे हो। ठीक है, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा याद रखिए कि मुगल एम्पायर का डिक्लाइन बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हुआ था। ठीक है, जो मुगल एम्पायर का डिक्लाइन है वो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हुआ था। जैसा कि श्रेया ने बोला, सर बहुत सारे फैक्टर्स थे, मल्टीपल फैक्टर्स थे। ठीक है, तो हमने किया कि मुगल एम्परर का डिक्लाइन बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हुआ था। तो सबसे पहला रीजन क्या था? सबसे पहला रीजन किसी ने दिया, वीक सक्सेसर्स। सर वीक सक्सेसर्स, ठीक है, वीक सक्सेसर्स थे। 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद जो भी मुगल एम्परर्स आए उनमें लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग की बहुत ज्यादा कमी थी। वो एम्पायर को बहुत इफेक्टिवली क्या कर रहे थे? कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, हर एम्परर के बाद वॉर ऑफ सक्सेशन यानी गद्दी के लिए लड़ाई शुरू हो जाती थी, इसीलिए आर्मी और ट्रेजरी दोनों वीक होते गए। ठीक है, तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वॉर ऑफ सक्सेशन। ठीक है, वीक सक्सेसर्स क्यों थे? क्योंकि जो लड़ाई थी सब गद्दी के लिए थी। ठीक है, दूसरा रीजन था एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस। दूसरा रीजन क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस। सर अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस क्या है? ठीक है, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिसर्स को सैलरी की जगह जागीर दी जाती थी। क्या दी जाती थी? सैलरी की जगह इनको जागीर दी जाती थी। क्या दी जाती थी? जागीर दी जाती थी। जागीर क्या होता है? एनीबडी? जागीर क्या होता है? हाँ, मतलब किसी एरिया से रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार। धीरे धीरे ये जो जागीरें थी वो कम पड़ने लगी थी और उनके लिए कंपटीशन बढ़ गया। इसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं? जागीरदारी क्राइसिस बोलते हैं। व्हाट वी कॉल इट एज जागीरदारी क्राइसिस। क्या बोलते हैं सिचुएशन को? इस सिचुएशन को बोलते हैं जागीरदारी क्राइसिस, क्योंकि जागीरदारी क्या थी? वो बहुत कम पड़ने लगी थी, है ना? क्या बेटा, डाउट्स ना हम क्लास के बाद आपके पक्का लेंगे। ठीक है, पक्का लेंगे बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल ओके श्रेया। देखो, तो ऑफिसर्स जो थे बेटा, वो अपनी इनकम बढ़ाने के लिए फार्मर्स पर क्या करते थे? वो ज्यादा टैक्स लगाने लगे थे, जिससे लोगों में क्या था? बहुत ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन इंक्रीज हो गया।
ठीक है। अब जो तीसरा रीजन था वो था इकोनॉमिक डिक्लाइन। क्या था? इकोनॉमिक डिक्लाइन सर। इकोनॉमिक डिक्लाइन। हाँ। लगातार वॉर्स और बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में बेटा बहुत पैसा खर्च हो जाता है। ठीक है, रेवेन्यू कलेक्शन कम हो रही थी, करप्शन बढ़ रहा था। क्योंकि लड़ाई किसके लिए थी? गद्दी के लिए थी। ठीक है, अगर करप्शन बढ़ रहा था, रेवेन्यू कलेक्शन कम हो रहा था, तो एग्रीकल्चर भी इफेक्ट होगी। इसका सीधा इम्पैक्ट क्या होगा? एम्पायर की इकोनॉमी में पड़ेगा। ठीक है। चौथा रीजन था मिलिट्री की वीकनेस। चौथा रीजन क्या था? मिलिट्री वीकनेस। चौथा रीजन क्या था? कि मिलिट्री वीक हो गई थी। मुगल आर्मी पुराने तरीकों पर चल रही थी, जबकि दुनिया में मिलिट्री टेक्नोलॉजी और वॉरफेयर रैपिडली चेंज हो रहे थे। आर्मी को मॉडर्नाइज नहीं किया गया इस पीरियड में। ठीक है। और आखिरी जो बहुत बड़ा रीजन था डिक्लाइन का, वो था फॉरेन इन्वेजन्स। क्या था? फॉरेन इन्वेजन्स। इस टॉपिक को हम अभी सेपरेटली भी देखेंगे। फॉरेन इन्वेजन सर, अब ये फॉरेन इन्वेजन क्या है? व्हाट इज फॉरेन इन्वेजन? ठीक है, देखो 1739 में नादिर शाह, 1739 में नादिर शाह, ठीक है, नादिर शाह जो पर्शिया, आज का ईरान का रूलर था। ठीक है, कहाँ का रूलर था? ही वॉज अ रूलर ऑफ पर्शिया। रूलर ऑफ पर्शिया, करेंटली ईरान। जो आज का ईरान है, उस टाइम पे क्या होता था? वो पर्शिया था। एक मिनट रुकना। ये स्क्रीन नहीं जा रही ना बेटा नीचे, बोर्ड नीचे नहीं शिफ्ट हो रहा। एक मिनट रुकना। ये टेक्निकल टीम भी ना, मैम। हाँ, हो गया हो गया हो गया हो गया, डोंट वरी। ठीक है। तो नादिर शाह क्या थे? हु वाज नादिर शाह? 1739 में क्या थे? ये रूलर ऑफ पर्शिया थे, जो आज की डेट का ईरान है। ठीक है। उसने दिल्ली पर अटैक किया और बहुत धन दौलत लूट कर ले गया। ठीक है। तो ही वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिल्ली लूट। दिल्ली में जो लूट हुई थी, दिल्ली में जो लूट हुई थी, वो इसी ने तो की थी। इसी की वजह से तो हुई थी। ठीक है। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, इसके बाद कौन थे? अहमद शाह अब्दाली। ठीक है। ही वॉज ऑल्सो रूलर। कहां का रूलर था? कहां का रूलर था जल्दी? अहमद शाह अब्दाली कहां का रूलर था? अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान का रूलर था। कौन था? अहमद शाह अब्दाली। एक मिनट बच्चों, ये बोर्ड इनका, क्या इन्होंने मुझे पकड़ा दिया है? एक मिनट रुकना, दिख रहा है स्क्रीन? हाँ, ओके ग्रेट। हाँ, तो अहमद शाह अब्दाली ये क्या थे? ये अफगानिस्तान के रूलर थे। ठीक है। इन्हें इन्होंने भी कई बार इंडिया पर हमले किए थे। इन इन्वेजन्स ने मुगल प्रेस्टीज और पावर दोनों को बहुत बड़ा झटका दिया। तो कंक्लूजन आपको सिर्फ इतना याद रखना है इसमें से, कि मुगल एम्पायर किसी एक बैटल या रूलर की वजह से नहीं गिरा। वीक रूलर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक क्राइसिस और मिलिट्री वीकनेस और फॉरेन इन्वेजन्स ने मिलकर धीरे धीरे इस एम्पायर को क्या कर दिया? कोलैप्स की तरफ धकेल दिया। तो पहले बताइए, आपको इतना क्लियर है? आई यू क्लियर विद दिस मच? इतना आपको क्लियर है? औरंगजेब किसका बेटा था? शाहजहां का, जिन्होंने ताजमहल बनवाया था। ठीक है। इन्होंने 49 ईयर्स तक रूल किया था, 1658 से लेके 1707 तक। 1707 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है।
और उसके बाद इनके डेथ के बाद जो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो वीक होती जा रही थी, और जो रीजनल किंगडम्स थे वो आगे आते जा रहे थे। ठीक है, तो मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने का रीजन क्या था? मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने का रीजन वीक सक्सेसर्स था, क्योंकि लोग गद्दी के लिए लड़ रहे थे। एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस था, जो जागीर सैलरी की जगह जागीर बढ़ता था, जागीर जो जागीरें थी वो कम पड़ रही थी, जिसकी वजह से जागीरदारी क्राइसिस होने लगी। फिर इकोनॉमिक डिक्लाइन था, एग्रीकल्चर पर इम्पैक्ट पड़ रहा था। ठीक है, मिलिट्री वीकनेस हो गई थी। फिर फॉरेन इन्वेजन्स हुए, जिसमें 1739 में नादिर शाह जो रूलर ऑफ पर्शिया थे, उन्होंने क्या किया, दिल्ली को लूट लिया। जो भी धन दौलत थी दिल्ली से, वो सब कुछ लूट के लेके चले गए। ठीक है, फिर उसके बाद अहमद शाह अब्दाली जो रूलर थे अफगानिस्तान ने, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भी बेसिकली क्या बोल रहा था मैं, हाँ, उसने भी कई बार इंडिया पे हमले किए थे। ठीक है, तो इन इन्वेजन्स ने मुगल प्रेस्टीज और पावर दोनों को बहुत बड़ा झटका दिया था। तो इतना अभी तक आपको समझ में आ गया? इतना अभी क्लास में आपको समझ में आ गया? एनी डाउट सो फार? मतलब बहुत फार हम गए नहीं है। ठीक है, नाउ वी कम ऑन इमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स। अब हम आते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है, दैट इज इमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स। इमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स। ठीक है, इमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स। अब देखो बेटा, जब मुगल एम्पायर वीक होने लगा तब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा। अगर दिल्ली का एम्परर कमजोर हो गया तो अलग अलग रीजन्स को कौन कंट्रोल करेगा? इस सवाल का जवाब है इमर्जेंस ऑफ रीजनल पावर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रीजनल स्टेट क्या होता है। व्हाट इज रीजनल स्टेट? सबसे पहले ये जो टर्म आप देख रहे हो, रीजनल स्टेट्स। ठीक है, ये क्या है? व्हाट आर रीजनल स्टेट्स? रीजनल स्टेट्स वो किंगडम या प्रोविंस था जो पहले मुगल एम्पायर का हिस्सा था। ठीक है, लेकिन बाद में धीरे धीरे अपने एरिया पर खुद का कंट्रोल स्टैब्लिश करने लगा। यानी दिल्ली का एम्परर का नाम तो माना जाता था, लेकिन असली पावर लोकल रूलर्स रूलर्स के पास चली गई। ठीक है, तो क्या थी जो रियल पावर्स थी, वेंट टू द लोकल रूलर्स। जो असली पावर थी वो कहाँ चली गई? जो लोकल रूलर्स थे उनके पास चली गई। तो ये प्रोसेस एकदम से नहीं हुआ था। जैसे जैसे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वीक हुआ, वैसे वैसे प्रोविंसेस के गवर्नेंस, जिन्हें हम सूबेदार या नवाब भी कहा जाता था। ठीक है, क्या? हाँ, जो प्रोविंसेस के गवर्नर्स थे, आई एम टेलिंग, यहाँ लिख लो। जो आपके प्रोविंसेस के गवर्नर थे, उनको हम क्या बोलते थे? सूबेदार। क्या बोलते थे हम उनको? हम उनको सूबेदार बोलते थे, या उनको हम नवाब भी बोल सकते हैं भी। उनको हम सूबेदार भी बोलते थे और नवाब्स भी बोलते थे। ठीक है, ये अपने डिसीजंस खुद लेने लगे। वो खुद टैक्स कलेक्ट करते थे, वो अपनी आर्मी भी खुद बनाते थे, और अपने रीजन का एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। ठीक है, तो सूबेदार नवाब थे, ये क्या थे? ये अपनी आर्मी भी खुद बना रहे थे। ठीक है, ये अपने डिसीजन मेकिंग भी खुद से कर रहे थे। ठीक है, ये रिवेन्यू भी खुद से कलेक्ट कर रहे थे। तो ये क्या थी? ये एकदम से इंडिपेंडेंट हो गए थे। क्या हो गए थे ये इंडिपेंडेंट हो गए थे। ये सारा काम, आई एम सो सॉरी, ये बेटा सारा काम खुद से करने लगे थे। ठीक है, ये सारा काम खुद से कर रहे थे। ठीक है, प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट तो हो गए थे ये। तो यूपीएससी के लिए रीजनल स्टेट्स का दो कैटेगरीज में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हमारी रीजनल स्टेट्स थी उनकी दो कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, आई विल टेल यू हियर, लेट मी शिफ्ट टू द न्यू बोर्ड। हाँ, तो ये जो आपकी रीजनल स्टेट्स होती हैं, तो आपकी रीजनल स्टेट्स की कौन कौन सी दो कैटेगरीज हैं, जल्दी बताइए।
सक्सेसर स्टेट्स, दूसरा न्यू स्टेट्स। सक्सेसर स्टेट्स एंड न्यू स्टेट्स। ठीक है, तो सक्सेसर स्टेट्स और न्यू स्टेट्स। तो पहले देखते हैं सक्सेसर स्टेट्स। ये वो स्टेट्स थे जो पहले मुगल प्रोविंसेस थे और उनके रूलर्स पहले मुगल ऑफिशियल्स थे। इन्होंने मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को कंटिन्यू रखा था, लेकिन धीरे धीरे क्या थे, ये इंडिपेंडेंट हो गए। तो इस कैटेगरी में हैदराबाद, अवध और बंगाल आते हैं। कौन कौन आता है? हैदराबाद, अवध एंड बंगाल, इस तीन कैटेगरीज में आते हैं। अब आते हैं न्यू स्टेट्स पे। तो ये स्टेट्स मुगल ऑफिशियल्स ने नहीं बनाए थे, बल्कि ये नए रीजनल पावर्स के रूप में उभर कर आए थे। क्या थे? इमर्ज्ड एज न्यू रीजनल पावर्स। ये क्या थे? ये इमर्ज होके आए थे एज न्यू रीजनल पावर्स। समझ गए? दे इमर्ज्ड एज न्यू रीजनल पावर्स। ठीक है, तो इनका मुगल एडमिनिस्ट्रेशन से डायरेक्ट कंटिन्यूएशन नहीं था। ठीक है, तो इस कैटेगरीज में कौन कौन आते हैं? मराठास, मराठास, सिख, जाट्स एंड रोहिलास। ठीक है, तो ऐसे पावर्स आपके न्यू स्टेट्स में शामिल थे। तो इसीलिए याद रखिए, मुगल एम्पायर का डिक्लाइन का सबसे बड़ा रिजल्ट था रीजनल स्टेट्स का इमर्ज होना। क्या था सबसे बड़ा डिक्लाइन? रीजनल स्टेट्स का इमर्ज होना। इमर्जिंग ऑफ रीजनल स्टेट्स was biggest reason of decline। डिक्लाइन किसका? मुगल एम्पायर का। समझ गए? समझ गए? समझ गए कि नहीं? एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पे मैं बताना भूल गया। ये रीजनल स्टेट्स ना इंडिया को यूनाइट करने के बजाय अलग अलग इंटरेस्ट के साथ काम कर रहे थे। इसी पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन का फायदा बाद में यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी, स्पेशली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया, और धीरे धीरे इंडिया की पॉलिटिक्स में इन्होंने क्या किया? इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। ठीक है, इतनी फ्रीडम ही दे दी थी हमने, है ना? तो क्लियर विद दिस टॉपिक एवरीबडी? सो आर यू क्लियर? एनी डाउट सो फार इन दीज 5 स्लाइड्स? कोई भी डाउट यहां तक? किसी को भी? आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके, अब अगला टॉपिक आता है हमारा मराठा कॉन्फेडरेसी। मराठा कॉन्फेडरेसी, ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, यू विल लाइक इट, मतलब इसी चैप्टर का है। ठीक है, इसमें हम मराठास की बात करेंगे। देखो, जो 18 सेंचुरी की सबसे पावरफुल रीजनल पावर थी, ठीक है, 18 सेंचुरी की, 18 सेंचुरी की मोस्ट पावरफुल, ठीक है, मोस्ट पावरफुल पावर थी, वो क्या थी? मराठा थी। सबसे पहले शिवाजी महाराज को समझिए। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? वील अंडरस्टैंड शिवाजी महाराज। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं शिवाजी महाराज के बारे में। ठीक है, तो शिवाजी महाराज थे, इनका जन्म 1630 में महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1630 में हुआ था महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। ठीक है, उन्होंने मुगल और डेक्कन सल्तनत के खिलाफ
स्ट्रगल करके एक इंडिपेंडेंट मराठा किंगडम की स्थापना की थी। इन्होंने इंडिपेंडेंट मराठा किंगडम बनाया था। इंडिपेंडेंट मराठा किंगडम इन्होंने स्टैब्लिश किया था। ठीक है, इतना क्लियर है। उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? शिवाजी महाराज का ऑब्जेक्टिव सिर्फ स्वराज्य था, यानी अपनी स्वतंत्र राज्य। ठीक है, क्या था सबसे बड़ा मोटिव था इनका? स्वराज्य का। किसका था? स्वराज्य का। शिवाजी की डेथ 1680 में ही हो गई थी, लेकिन उनके द्वारा बनाई गई फाउंडेशन पर मराठा पावर आगे बढ़ती रही। कब थी? 1680 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है। अब औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल एम्पायर वीक होने लगा, और इसी अपॉर्चुनिटी का सबसे ज्यादा फायदा क्या उठाया था? मराठाज ने उठाया था। ठीक है, धीरे धीरे मराठा किंगडम एक व्हाट आई वाज सेइंग, एक, हाँ, मराठा कॉन्फेडरेसी में बदल गया। कॉन्फेडरेसी का मतलब होता है ऐसा ग्रुप जहां पावरफुल रूलर्स या फैमिलीज मिलकर काम करते हैं। ठीक है, पावरफुल रूलर्स और फैमिली वर्क टुगेदर। उसको हम क्या बोलते हैं? हम इसको कॉन्फेडरेसी बोलते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट। तो कॉन्फेडरेसी का मतलब क्या बताया मैंने? एक ऐसा ग्रुप जहां पावरफुल रूलर्स या फैमिलीज मिलकर काम करते हैं, लेकिन हर एक के पास अपने रीजन में काफी ऑटोनॉमी होती है। ठीक है, तो इस पीरियड में क्या था ना, पेशवाज का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। इस पीरियड में पेशवाज का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब पेशवास का रोल क्यों इंपॉर्टेंट था? ठीक है, पेशवा का मतलब कौन होता है? पहले मुझे ये पेशवा जो टर्म है, इसका मतलब बताओ। व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म पेशवा? प्राइम मिनिस्टर, वेरी गुड। ठीक है, पेशवा टर्म का मतलब क्या है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो शुरू में पेशवा सिर्फ किंग का एडवाइजर हुआ करता था। ठीक है, लेकिन बाद में असली पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर क्या थी? पेशवा के हाथ में आ गई। बालाजी विश्वनाथ ने पेशवा इंस्टीट्यूशन को स्ट्रांग बनाया। किसने बनाया? पेशवा इंस्टीट्यूशन को स्ट्रांग किसने बनाया? जो पेशवा इंस्टीट्यूशन था उसको स्ट्रांग किसने बनाया? किसने स्ट्रांग बनाया? अब भी मैंने नाम बताया, जल्दी। क्या नाम था? बालाजी विश्वनाथ ने। बालाजी विश्वनाथ ने पेशवा इंस्टीट्यूशन को स्ट्रांग बनाया था। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, अब जो उनके बेटे थे, किसके? बालाजी विश्वनाथ के। उनका नाम था बाजी राव वन। ठीक है, क्या नाम था इनके बेटे का? इनके बेटे का क्या नाम था? बाजी राव वन। बाजीराव वन। ठीक है, तो बाजीराव वन ने मराठा एम्पायर को नॉर्थ इंडिया तक एक्सपैंड कर दिया। बाजीराव वन को एक ब्रिलियंट मिलिट्री कमांडर माना जाता था। कौन थे? ही वॉज अ ब्रिलियंट मिलिट्री कमांडर। पहले बताओ, ये आपको समझ आ रहा है इतना? यहां तक स्टोरी समझ आई? डिड यू अंडरस्टैंड द स्टोरी टिल सो फार? क्या आपको ये समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? देखो, चैप्टर को बिल्कुल एक स्टोरी की तरह समझोगे तो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, अगर आप एक स्टोरी की तरह समझोगे। ठीक है, तो देखो, मराठा कन्फेडरेसी में कुछ इंपॉर्टेंट हाउसेस थे। ठीक है, जैसे क्या था? एससी इंडिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट हाउसेस ऐसे लिख लो।
कुछ इंपॉर्टेंट हाउसेस थे। पहला क्या था? एफसी इंडिया, ग्वालियर में। ठीक है। दूसरा क्या था? होलकर, इंदौर में। होलकर था इंदौर में। तीसरा क्या था? जल्दी। नहीं, भोसले लास्ट वाला था। गेकवाड। गेकवाड कहाँ था? बड़ौदा। लास्ट वाला क्या था? अब भी मैंने बताया, भोसले। वेरी गुड। भोसले कहाँ था? कहाँ पे था? नागपुर में। कहाँ था? नागपुर में। ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि ये सब मिलकर मराठा पावर का हिस्सा थे, लेकिन हर हाउस अपने एरिया में काफी इंडिपेंडेंट था। ये इंडिपेंडेंट तो थे, लेकिन ये सब मिल के क्या थे? देवर अ पार्ट ऑफ मराठा पावर। दे ऑल वर टुगेदर अ पार्ट ऑफ मराठा पावर। डिड यू गेट दिस? ठीक है। तो जो आपके मराठास थे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेवेन्यू सिस्टम फॉलो करते थे। ठीक है। जो आपके मराठास थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट रेवेन्यू सिस्टम फॉलो करते थे। उनका रेवेन्यू सिस्टम क्या था? एनीबडी कैन टेल मी? जो इंपॉर्टेंट रेवेन्यू सिस्टम वो फॉलो करते थे। चौथ, जिसका नाम होता है चौथ। ये चीज आपको याद रखनी है। चौथ। ठीक है। तो चौथ में बेटा क्या होता है? 25% टैक्स, जबकि सरदेश मुखी लगभग 10% एडिशनल टैक्स था, जो मराठास अपने इन्फ्लुएंस के बदले कलेक्ट करते थे। लेकिन धीरे धीरे इन पावरफुल हाउसेस के बीच यूनिटी कम होने लगी। इनके बीच की जो यूनिटी थी वो क्या थी? कम होने लगी। इंटरनल राइवलरीज बढ़ गई। और इसी वीकनेस का इम्पैक्ट बाद में 1761 के थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में दिखा। इनकी यूनिटी वीक होने की वजह से थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हमें कॉन्सिक्वेंसेस दिखे थे। ठीक है। इनके कॉन्सिक्वेंसेस हमें कहाँ दिखे थे? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, जो कब हुआ था? 1761 के बाद। ठीक है। अब देखो सर, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तो बता दो। देखो बेटा, इसमें जहां मराठास को अहमद शाह अब्दाली से भारी हार मिली, ठीक, इसीलिए याद रखिए, मराठास मुगल डिक्लाइन के मराठास मुगल डिक्लाइन के बाद सबसे पावरफुल फोर्स बने। लेकिन इंटरनल डिसयूनिटी की वजह से वो पूरे इंडिया पर परमानेंट कंट्रोल स्टैब्लिश नहीं कर पाए। समझ गए? इतना तो समझ आ गया होगा। इतना समझ आ गया। तो डिड यू अंडरस्टैंड मराठास के बारे में? कुछ आपको आइडिया मिला? जो मैम ने पढ़ाया था, कुछ एक रिवीजन हो रहा है आपका, या आप लिखते भी चलो? कीप ऑन राइटिंग ऑल्सो, आई वुड से। ये पीडीएफ आपको बाकी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। यू कैन गो थ्रू दिस पीडीएफ, बट यू ऑल्सो हैव टू कीप राइटिंग दिस। ठीक है। सर, ऐसे ही आप रिवीजन क्लासेस ले लिया करो आफ्टर एवरी चैप्टर। ओके। क्या रिवीजन क्लासेस में क्या आपको ज्यादा समझ आता है? मैम को मैं बोल दूं, मैम आप एक वन शॉट में चैप्टर खत्म कर दो, ऐसा बोल दूं मैं मैम को? मैम तो खुश हो जाएंगी, यशस्वी मैम, कि अगर सर बोल दे कि एक क्लास में चैप्टर खत्म कर दो। मैम को बोल दूं एक क्लास में चैप्टर खत्म कर दें आपका? ठीक है। अब हम बात करते हैं सिख पावर की। देखो, सिख पावर को समझने के लिए हमें सबसे पहले सिख रिलीजन का थोड़ा बैकग्राउंड समझना होगा। सिख धर्म की शुरुआत किसने की थी? गुरु नानक जी ने। गुरु नानक जी ने क्या किया था? सिख धर्म की शुरुआत की थी। कब की थी इन्होंने? 15th सेंचुरी में। कब की थी शुरुआत इन्होंने? 15th सेंचुरी में। उन्होंने इक्वालिटी, ऑनेस्टी और ह्यूमैनिटी का मैसेज दिया था हमें। उनके बाद एक, एक के बाद एक
कुल 10 सिख गुरुज हुए जिन्होंने सिख कम्युनिटी को और मजबूत बनाया। इनके बाद क्या थे? लेटर 10 सिख गुरुज आए जिन्होंने सिख कम्युनिटी को स्ट्रांग बनाया। ठीक है, समझ गए? इस चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी कौन है? हमारे गुरु गोविंद सिंह जी हैं। कौन है? गुरु गोविंद सिंह जी हैं। ठीक है, जो सिखों के 10th और लास्ट गुरु थे। हम सारे 10 की बात नहीं करते, विल टॉक अबाउट द 10th पोजिशन ओनली। ठीक है, तो इनमें से जो 10th पोजिशन पे थे, 10th गुरु, आ, गुरु गोविंद जी। गुरु गोविंद जी, हम इनकी बात करते हैं। ठीक है, ये सिखों के 10th और लास्ट गुरु थे। 1699 में उन्होंने खालसा की स्थापना की थी। क्या किया था इन्होंने? 1699 में इन्होंने खालसा की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? खालसा की। खालसा का मतलब होता है एक ऐसी डिसिप्लिन्ड और करेजियस कम्युनिटी जो धर्म की रक्षा करे और अन्य के ये अन्याय के खिलाफ खड़ी हो। इसके बाद सिख कम्युनिटी सिर्फ एक रिलीजियस ग्रुप नहीं रह गई बच्चों, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स भी बन गई। तो ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह जी के बाद बंदा सिंह बहादुर ने सिख मूवमेंट को आगे बढ़ाया। ठीक है, इनके बाद, ओके, हाँ, तो गुरु गोविंद सिंह जी के बाद बंदा सिंह बहादुर ने, बंदा सिंह बहादुर ने क्या किया? इनके बाद बंदा सिंह बहादुर जी ने सिख मूवमेंट को आगे बढ़ाया। उन्होंने पंजाब में मुगल अथॉरिटी को चैलेंज किया और कई एरियाज पर कंट्रोल भी स्टैब्लिश किया। हालांकि बाद में उन्हें मुगल्स ने कैप्चर करके एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन सिख रेजिस्टेंस खत्म नहीं हुई थी। इसके बाद पंजाब में सिख पावर के कई छोटे छोटे मिलिट्री ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज हो गई थी, जिन्हें मिसल्स कहा जाता था। मिसल का मतलब होता है एक इंपॉर्टेंट, एक इंडिपेंडेंट सिख मिलिट्री ग्रुप या कॉन्फेडरेसी। ठीक है, क्या था? छोटी छोटी पावर्स को क्या बोलते हैं? मिसल बोलते हैं। ठीक है, हर मिसल का अपना लीडर और अपनी आर्मी होती थी। ठीक है, इनका अपना लीडर भी होता था, इनकी अपनी आर्मी भी होती थी। ठीक है, समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? लेकिन जरूरत पड़ने पर ये सब मिलकर कॉमन एनिमी के भी खिलाफ लड़ते थे। ये होती है यूनिटी। ये क्या होती है? ये होती है यूनिटी। जब जरूरत पड़े तो आप एक साथ मिलकर एक कॉमन इशू के लिए भी लड़ रहे हो। इसको हम क्या बोलते हैं? ये यूनिटी है बच्चों। दिस इज द यूनिटी। गेटिंग माई पॉइंट? डिड यू अंडरस्टैंड दिस मच? डिड यू अंडरस्टैंड दिस मच? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स प्रोसीड फर्दर। ठीक है, तो अब इसके बाद पंजाब में सिख पावर के कई छोटे छोटे मिलिट्री ग्रुप्स बने थे, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, हाँ, यही था बेटा। ठीक है, तो अब 18 सेंचुरी के एंड तक सिख पावर पंजाब में काफी स्ट्रांग हो चुकी थी। ठीक है, 18 सेंचुरी पे अब हम आ गए हैं। अगर हम 18 सेंचुरी में देखें तो स्ट्रांग सिख पावर थी। सिख पावर अब यहाँ पे काफी स्ट्रांग हो चुकी थी। ठीक है, इसी फाउंडेशन पर बाद में महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह, इसी के फाउंडेशन पर महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह जिनका जन्म 1780 में हुआ था,
देखो ये बेटा, डेट्स नहीं याद रखनी, यू डोंट हैव टू रिमेम्बर द डेट्स, यूपीएससी आपसे डेट्स कभी भी नहीं पूछता है हिस्ट्री में। ठीक है। हाँ, तो महाराजा रंजीत सिंह जी ने अलग अलग मिसल्स को एकजुट करके एक पावरफुल सिख एम्पायर स्टैब्लिश किया था। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे अगर ऐसे दिखाऊं इसका विजुअल, मिसल प्लस मिसल प्लस मिसल इज इक्वल टू क्या? क्या? पावरफुल सिख एम्पायर। नहीं नहीं बच्चों, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। इतना तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इतना तो आपको याद करना पड़ेगा, यू हैव टू रिमेम्बर हु लेड डाउन द फाउंडेशन। ठीक है, तो अभी आई विल मेक यू रिवाइज। अभी पता है, डेली डेली जब आप पढ़ोगे कंसेप्ट्स को तो चीजें आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठती जाएंगी। यू डोंट हैव टू पैनिक कि यूपीएससी कभी भी आपसे डेट नहीं पूछता। ठीक है, यूपीएससी कभी भी आपसे डेट नहीं पूछने जाता है, एक चीज को दिमाग में बैठा लो। ठीक है, देखो एनसीईआरटी में जैसे महाराजा रंजीत सिंह है, तो एनसीईआरटी में उनका सिर्फ लिंकेज दिया गया है, इसीलिए डिटेल में पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद सिख पावर पंजाब की एक इंपॉर्टेंट रीजनल पावर बनकर उभरी। खालसा ने सिख कम्युनिटी को मिलिट्री स्ट्रेंथ दी, मिसल्स ने उन्हें ऑर्गेनाइज किया, और इसी प्रोसेस ने फ्यूचर सिख एम्पायर की फाउंडेशन तैयार की। बस आपको इतना ही याद रखना है, और आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? क्लियर है यहां तक बच्चों सबको? सो सॉरी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। फिर आपने 9 पेज ऑलरेडी भर दिए हैं, कितने नोट्स लिखने पड़ेंगे? बहुत सारे नोट्स बेटा। जाट्स एंड रोहिलास, आपको मैम के नोट्स मिले? हैव यू रिसीव्ड मैम्स नोट्स? मैम ने क्लास में डिक्टेशन कराया है? यशस्वी मैम ने आपको क्लास में डिक्टेशन कराया है, इन टॉपिक्स का नोट्स दिए हैं मैम ने? नहीं दिए हैं अभी? तो अभी जब मैम की क्लास होगी, मैम से इस चैप्टर के एक फॉर्मल नोट्स ले लीजिएगा। एक क्वेश्चन बैंक आपको वो तो जब सेगमेंट एंड होगा तब आपको मिलेगा। बाकी मैम से बोलिएगा, वो आपको क्वेश्चन आंसर्स कराएंगी, क्लास में प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कराएंगी। टेस्ट क्वेश्चंस के लिए आपके पास एक स्पेसिफिक सेशन होगा जो मैम लेंगी। तो बेसिकली जब हम हर 2-3 चैप्टर एंड कर देंगे, उसके बाद मैम विल बी टेकिंग योर प्रीलिम्स डिस्कशन या मेंस डिस्कशन। आई डोंट प्रेफर कि आप अभी से आंसर राइटिंग शुरू कर दो। यस यू कैन, आफ्टर एंड ऑफ द एवरी चैप्टर यू विल बी हैविंग सम व्हाट कंटेंट प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो हर चैप्टर के बाद यू कैन स्टार्ट आंसर राइटिंग। सर मैम बोल रही थी कि आंसर राइटिंग डे 1 से होना चाहिए। डे, मैं मानता हूँ डे 1 से होना चाहिए। देखो हर, अगर आप देखने जाओगे तो हर टीचर की अलग स्ट्रैटेजी है। ठीक है, आप अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो फॉलो माय स्ट्रैटेजी, बट यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री आपको मैम पढ़ा रही हैं, तो आपको मैम की स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जाट्स एंड रोहिलास। ठीक है, अब दो और इंपॉर्टेंट रीजनल पावर्स के बारे में बात करते हैं, जाट्स और रोहिलास। एनसीईआरटी में इनके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं दी गई है, लेकिन यूपीएससी के लिए इनका बेसिक बैकग्राउंड और इंपॉर्टेंस समझना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले जाट्स को समझते हैं। जाट्स असल में नॉर्थ इंडिया, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली आगरा, भरतपुर, ठीक है, आगरा, भरतपुर, और कहाँ पे, हाँ दिल्ली में, है ना? तो आपको यहाँ पे जाट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये इन एरियाज के पास रहने वाली एक एग्रीकल्चरल कम्युनिटी है। क्या है? दे आर द एग्रीकल्चरल कम्युनिटी विच स्टेज, विच बिलोंग्स फ्रॉम आगरा, भरतपुर और दिल्ली, नॉर्थ इंडिया के स्पेसिफिक रीजन में ये लोग पाए जाते हैं। ठीक है,
मुगल एम्पायर के वीक होने के बाद इन्होंने धीरे धीरे अपनी पॉलिटिकल पावर बढ़ानी शुरू की। शुरुआत में जाट्स ने मुगल रूलर्स के खिलाफ रिवोल्ट किया, लेकिन बाद में उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट स्टेट स्टैब्लिश कर लिया। इनके सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे महाराजा सूरजमल। कौन था? महाराजा, महाराजा सूरजमल। ठीक है, ये क्या थे? ये इनके रूलर हुआ करते थे। ठीक है, जिनका रूल 18 सेंचुरी के बीच में था। उन्हें अक्सर प्लेटो ऑफ द जाट पीपल बोला जाता था। व्हाट ही वाज नोन एज प्लेटो ऑफ द जाट पीपल। प्लेटो ऑफ द जाट पीपल, ही वाज नोन एज द प्लेटो ऑफ द जाट पीपल। ठीक है, क्योंकि वो एक कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर और इंटेलिजेंट रूलर माने जाते थे। उन्होंने भरतपुर स्टेट को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाया था। ठीक है, तो अब बात करते हैं रोहिलास की। रोहिलास असल में अफगान ओरिजिन के थे। कहाँ के थे? अफगान ओरिजिन। ये अफगान ओरिजिन के लोग थे जो इंडिया के नॉर्दर्न रीजन में आकर सेटल हुए। उन्होंने प्रेजेंट डे रोहिलखंड, जो प्रेजेंट डे है रोहिलखंड, ठीक है, प्रेजेंट डे में जो रोहिलखंड जगह है, जो आज की उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, में अपना कंट्रोल स्टैब्लिश किया। इस एरिया के नाम पर उन्हें क्या कहा गया? उन्हें रोहिलास कहा गया। रोहिलास भी मुगल एम्पायर के वीक होने का फायदा उठाकर एक इंडिपेंडेंट रीजनल पावर बन गए। उनके रूलर्स मिलिट्री स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते थे और नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स में भी उनका क्या था? काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था। ठीक है, तो अब आपको एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझनी है। चाहे मराठास हो, चाहे सिख हो, जाट्स हो या रोहिलास हो, सबका राइज एक ही रीजन की वजह से हुआ। वो क्या था? मुगल एम्पायर का वीक होना। वीक ऑफ मुगल एम्पायर। तब का जो रीजन था वो था वीक होना मुगल एम्पायर का। ठीक है, लेकिन इन रीजनल पावर्स में यूनिटी नहीं थी बच्चों। हर पावर अपने एरिया और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही थी। इसी वजह से पूरे इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट दोबारा स्टैब्लिश नहीं हो पाई। और इसी पॉलिटिकल डिवीजन का सबसे ज्यादा ज्यादा फायदा बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया था। तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर फॉर यूपीएससी, दैट जाट्स और रोहिलास भले ही कंपैरेटिवली छोटे रीजनल पावर्स थे, लेकिन ये 18 सेंचुरी की पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन का एक बहुत जरूरी हिस्सा हुआ करते थे। क्लियर विद दिस मच? क्लियर विद दिस मच? इतना समझ आ गया? समझ आ गया? इतना समझ आ गया? ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कैन वी मूव अहेड? अब हम आते हैं फॉरेन इन्वेजन्स। अभी हमने बच्चों दो नाम सुने थे, नादिर शाह और एक दूसरा नाम क्या सुना था हमने? अहमद शाह अब्दाली। ये दो नाम हमने अभी सुने थे थोड़ी देर पहले। ठीक है, सुने थे अभी फॉरेन इन्वेजन्स जब मैं इंट्रोड्यूस कर रहा था। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक बात समझनी है। जब किसी कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट वीक हो जाती है, तो बाहर के रूलर्स को अटैक करने का मौका मिल जाता है। मुगल एम्पायर के साथ भी बिल्कुल यही हुआ था। औरंगजेब के बाद मुगल रूलर्स कमजोर हो गए, आर्मी वीक हो गई और एडमिनिस्ट्रेशन भी पहले जैसा स्ट्रांग नहीं रहा। इसी वीकनेस का फायदा सबसे ज्यादा दो रूलर्स ने उठाया था। पहला नादिर शाह ने, दूसरा अहमद शाह अब्दाली ने। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नादिर शाह की। नादिर शाह पर्शिया का रूलर था। कहाँ का रूलर था ये? पर्शिया का रूलर था। कहाँ का था? पर्शिया का रूलर था, जो प्रेजेंट डे में ईरान के नाम से जानते हैं। 1739 में उसने इंडिया पर अटैक किया था। क्या था 1739 ने? इसने इंडिया पर
अटैक किया था। क्या किया था इसने? 1739 में इसने इंडिया पे अटैक किया था। मुगल आर्मी और नादिर शाह की आर्मी के बीच बैटल ऑफ करनाल हुई। किसके बीच हुई? नादिर शाह और मुगल आर्मी के बीच में। मुगल आर्मी और नादिर शाह के बीच में एक बैटल हुई। उस बैटल का क्या नाम था? बैटल ऑफ करनाल। बैटल ऑफ करनाल हुई थी दोनों के बीच में। ठीक है। अब जहां मुगल एम्पायर को बुरी तरह से डिफीट मिली, इसके बाद नादिर शाह दिल्ली पहुंच गया और उसने बहुत बड़ी लूट की। वो पीकॉक थ्रोन, जो शाहजहां का फेमस रॉयल थ्रोन था, कोहिनूर डायमंड भी अपने साथ ले गया। इस इन्वेजन ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि मुगल एम्पायर अब पहले जैसा पावरफुल नहीं रहा। तो इसने क्या क्या चुराया? इसने दिल्ली पे जब लूट की, दिल्ली लूट के टाइम पे ये क्या क्या लेके गया? ये दो चीजें लेके गया। और उन दो चीजों का नाम क्या है, जल्दी बताइए। इसने दिल्ली लूट में क्या क्या लिया था? पीकॉक थ्रोन। पीकॉक थ्रोन किसका था? शाहजहां का। ठीक है। और उसने दूसरा क्या चुराया था? कोहिनूर डायमंड। कोहिनूर डायमंड। ये दो चीज इसने दिल्ली के लूट के टाइम पे अपने साथ लेके चला गया था। ठीक है। क्या था? ये दो चीजें अपने साथ लेके चला गया था। इस इन्वेजन ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि अब मुगल एम्पायर पहले जैसा स्ट्रांग नहीं था। अब बात करते हैं अहमद शाह अब्दाली। अब्दाली क्या था? अफगानिस्तान का रूलर था। ये क्या था? अफगानिस्तान का रूलर था। कहाँ का रूलर था? अफगानिस्तान का रूलर था। ठीक है। और उसे अहमद शाह दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। उसने सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार इंडिया पे अटैक किया। उसका ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया की वेल्थ पर कंट्रोल और नॉर्थ इंडिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना। अब्दाली का सबसे फेमस इवेंट था 1761 का थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। क्या था? 1761 का थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये इसका सबसे फेमस इवेंट था, जहां उसकी आर्मी और मराठास के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। ठीक है। इसकी आर्मी के बीच में और मराठास के बीच में वॉर थी। ठीक है। इतना समझ आया? इस बैटल में मराठास हार गए थे। ठीक है। इस बैटल में आपके जो मराठास थे, ये वॉर वो हार गए थे। ये वॉर वो जीत नहीं पाए थे। तो जिससे नॉर्थ इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग इंडियन पावर स्टैब्लिश होने का मौका भी चला गया। तो यूपीएससी के लिए आपको क्या याद रखना है कि नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने मुगल एम्पायर को क्या किया? उन्होंने मुगल एम्पायर को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया, ठेस पहुंचाया। लेकिन उन्होंने उसकी ऑलरेडी वीक कंडीशन को और ज्यादा वीक बना दिया। तो इन फॉरेन इन्वेजन्स ने मुगल प्रेस्टीज, इकोनॉमी और मिलिट्री स्ट्रेंथ को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। तो इसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फायदा बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया और धीरे धीरे इंडिया की पॉलिटिक्स में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर ली। क्लियर एवरीबॉडी? आर यू क्लियर सो फार? यहां तक आपको क्लियर है सारी चीजें? क्लियर हो गई यहां तक जितना हमने डिस्कस किया? क्लियर? फॉरेन इन्वेजन्स क्लियर हो गया? चलिए आगे आते हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो है यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। फिर ये लेक्चर कितनी और देर चलेगा बेटा? बस दो टॉपिक और एक टॉपिक और है इसके बाद। ठीक है। तो अब तक हमने देखा कि मुगल एम्पायर वीक हो गया, रीजनल स्टेट्स अलग अलग हो गए और फॉरेन इन्वेजन्स ने भी इंडिया को कमजोर बना दिया।
अब सवाल उठता है कि ब्रिटिश इंडिया में इतने पावरफुल कैसे बन गए। इसका आंसर शुरू होता है यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी से बेटा। सबसे पहले समझिए कि यूरोप के कई देश इंडिया सिर्फ ट्रेड यानी व्यापार करने के लिए आए थे। ठीक है। यूरोप के कई देश इंडिया क्यों आए थे? सिर्फ ट्रेड करने के लिए आए थे, यानी व्यापार करने के लिए। उस समय इंडिया दुनिया का क्या हुआ करता था? सबसे रिचेस्ट कंट्री हुआ करता था। यहाँ पे कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस, कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस, इंडिगो, ठीक है, और हैंडीक्राफ्ट्स की बहुत डिमांड थी। इसी प्रॉफिट को कमाने के लिए, इसी इसका जो प्रॉफिट है, इसी प्रॉफिट को कमाने के लिए यूरोप के कई देश इंडिया ट्रैवल किए थे। यूरोप के कई कंट्रीज कहाँ आए थे? इंडिया आए थे। ठीक है। सबसे पहले पोर्टुगीज आए थे इंडिया। ठीक है। उनके बाद डच आए थे, फिर इंग्लिश और फ्रेंच आए। सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले आए थे पोर्टुगीज, फिर आए थे डच, फिर आए थे, फिर कौन आया था? इंग्लिश और फ्रेंच आए थे। खाना नहीं खाओगे? फिर आए थे इंग्लिश और फ्रेंच। ठीक है। इन सब का मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस करना था। ठीक है। इन सब का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? इन सब का मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस करना ही था। इन सब का ऑब्जेक्टिव क्या था? बिजनेस करना था इंडिया में आके। ठीक है। लेकिन क्या हो गया बच्चों? हाँ बेटा, इन्होंने कोस्टल एरियाज में ट्रेडिंग सेंटर्स, मतलब फैक्ट्रीज भी स्टैब्लिश की थी। यहाँ फैक्ट्री का मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, बल्कि ऐसी ट्रेडिंग पोस्ट या वेयर हाउसेस था जहाँ गुड स्टोर और ट्रेड किए जाते थे। ठीक है। हाँ, तो व्हाट आई वाज टेलिंग इज 18th सेंचुरी तक इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन बदल चुकी थी। मुगल एम्पायर वीक था और रीजनल रूलर्स आपस में compete कर रहे थे। तो यूरोपियन कंपनीज ने इसी सिचुएशन को बहुत ध्यान से समझा। उन्होंने सिर्फ ट्रेड नहीं किया, बल्कि लोकल रूलर्स के साथ अलायंसेस बनाए, उनकी वॉर्स में सपोर्ट दिया और धीरे धीरे अपनी मिलिट्री भी स्ट्रांग कर ली। तो इन सब कंपनीज में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे सक्सेसफुल रही। इसका रीजन सिर्फ स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं था। कंपनी ने डिप्लोमेसी, मॉडर्न मिलिट्री टेक्निक्स, पावरफुल नेवी और रीजनल रूलर्स के इंटरनल राइवलरी का बहुत अच्छे से यूज किया था। दूसरी तरफ जो पोर्टुगीज और डच का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम होता जा रहा था, और फ्रेंच भी इंग्लिश कंपनी से कंपटीशन में पीछे रह गए थे थोड़ा। लेकिन what you have to remember for यूपीएससी, कि यूरोपियन कंपनीज इंडिया को जीतने के इंटेंशन से नहीं आई थी, लेकिन इंडिया की पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन ने उन्हें ट्रेड से पॉलिटिक्स से टेरिटोरियल एक्सपेंशन की तरफ बढ़ने का मौका दे दिया। इसी प्रोसेस ने आगे चलकर ब्रिटिश की फाउंडेशन रखी। समझ गए? समझ गए? इतना समझ आ गया तो सब समझ आ गया। इतना यहां तक आपको समझ आ गया तो पूरा चैप्टर ही आपको क्लियर हो गया। अब आपको बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, चैप्टर एंड हो रहा है। बस हम लास्ट टॉपिक है, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या हुए थे। ठीक है। तो इसको बस अच्छे से एक बार देख लो। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। ठीक है। तो लेट्स हैव अ लुक। तो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस में क्या है? इसका मतलब है कि जब मुगल एम्पायर वीक हुआ तो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन यानी गवर्नेंस सिस्टम कैसे बदल गया। तो सबसे पहले याद कीजिए कि मुगल पीरियड में पूरे इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? दिल्ली से कंट्रोल होता था। कहाँ से होता था? दिल्ली से कंट्रोल होता था पूरा मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। याद है अभी शुरुआत में मैंने बताया था।
ठीक है। एम्परर सबसे पावरफुल होता था, उसके नीचे सूबेदार प्रोविंसेस को मैनेज करते थे, ऑफिसर्स क्या करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और आर्मी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती थी। यानी डिसीजन मेकिंग का सेंटर क्या था, सिर्फ दिल्ली था। क्या था, डिसीजन मेकिंग का सेंटर सिर्फ दिल्ली था। दिल्ली वॉज द सेंट्रल अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी क्या थी, दिल्ली थी। ठीक है। और लेकिन औरंगजेब की डेथ के बाद ये सिस्टम धीरे धीरे बदलने लगा। जैसे ही मुगल एम्परर्स वीक हुए, प्रोविंशियल गवर्नेंस यानी नवाब्स और निजाम्स अपने रीजन्स में इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने लगे, वो दिल्ली से परमिशन लेना जरूरी नहीं समझते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी आर्मी बनाई, अपना रेवेन्यू सिस्टम डेवलप किया और अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाना शुरू कर दिया। इस पीरियड में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हुआ, जमींदार्स और लोकल चीफ्स की पावर बढ़ने लगी। जमींदार कौन था, जमींदार वो व्यक्ति होता था जो लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट करता था। मुगल पीरियड में वो एम्परर के अंडर काम करता था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट वीक होते ही कई जमींदार्स और लोकल रूलर्स काफी पावरफुल बन गए। इसी तरह बैंकर्स और मर्चेंट्स यानी व्यापारी और शौकार भी रीजनल पावर रूलर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देने लगे। इससे क्या था, उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एक तरीके से बढ़ गया। एक और चेंज मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में भी आया। पहले एम्परर की सेंट्रल आर्मी स्ट्रांग थी, लेकिन अब हर रीजनल स्टेट अपनी अलग आर्मी रखने लगा। इससे पूरे इंडिया में एक यूनाइटेड मिलिट्री सिस्टम खत्म हो गया। तो अब आपको क्या याद रखना है यूपीएससी के लिए, कि 18th सेंचुरी में एडमिनिस्ट्रेशन खत्म नहीं हुआ था, बल्कि सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन से डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से शिफ्ट हुआ। सेंट्रलाइज्ड से डिसेंट्रलाइज की तरफ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बढ़ा। ठीक है। दिल्ली की पावर कम हो गई और रीजनल रूलर्स की पावर बढ़ गई। लेकिन क्योंकि हर स्टेट अलग अलग काम कर रही थी, इसीलिए इंडिया में पॉलिटिकल यूनिटी कमजोर हो गई। इसी डिसेंट्रलाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया और धीरे धीरे अपना कंट्रोल पूरे इंडिया में स्टैब्लिश कर लिया। ठीक है। तो अब आपको समझ में आया, सब कुछ समझ में आया, सब कुछ समझ आया। ये चैप्टर इसी के साथ ओवर होता है। ये चैप्टर हमने ओवर कर दिया है, हमने रिवाइज कर लिया पूरा चैप्टर। अब हम थोड़ा सा एक बार इसको देख लेते हैं, पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। अगर आप ये स्टोरी समझ गए तो पूरा चैप्टर हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है। एक बार मैं पूरी कहानी को, मैं 10 पन्नों की कहानी को रिपीट कर देता हूँ, सॉरी 11 पन्नों की। सोचिए कि 1707 में औरंगजेब, जो मुगल एम्पायर का लास्ट पावरफुल एम्परर था, उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद मुगल एम्पायर तुरंत खत्म नहीं होता, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होने लगती है। नए एम्परर्स वीक होते हैं, उनके बीच गद्दी के लिए लड़ाई होती है। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन करप्ट होने लगता है, रेवेन्यू कम हो जाता है, और आर्मी भी पहले जैसी पावरफुल नहीं रहती। मतलब बाहर से एम्पायर बड़ा दिख रहा था, लेकिन अंदर से पूरी बिल्डिंग कमजोर हो चुकी थी। लेकिन जब दिल्ली की सेंट्रल गवर्नमेंट वीक हुई, तब अलग अलग प्रोविंसेस ने सोचा कि अब हम अपना रूल खुद चलाएंगे। इसी वजह से हैदराबाद, अवध और बंगाल जैसे सक्सेसर स्टेट्स उभर कर आए। साथ ही मराठा, सिख्स, जाट्स और रोहिलास जैसे नए रीजनल पावर्स भी स्ट्रांग होने लगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सब अपने अपने एरिया को स्ट्रांग बना रहे थे, पूरे इंडिया को स्ट्रांग नहीं बनाने में तुले थे। इसीलिए इंडिया पॉलिटिकली एकजुट होने के बजाय और ज्यादा डिवाइड होने लगा। इसी वीकनेस का फायदा बाहर के रूलर्स ने भी उठाया। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक करके मुगल एम्पायर की प्रेस्टीज को तोड़ दिया। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने कई बार इंडिया पे हमले किए और 1761 के थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठास को हरा दिया। अब इंडिया में कोई भी ऐसी स्ट्रांग सेंट्रल पावर नहीं बची थी जो पूरे देश को यूनाइट कर सके। इसी समय यूरोप की ट्रेडिंग कंपनीज भी इंडिया में बिजनेस कर रही थी। वो कौन कौन सी थी, पोर्टुगीज थी, डच थी, फ्रेंच थी, इंग्लिश, सब ट्रेड के लिए आए थे। लेकिन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया की पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन को समझा। उन्होंने रीजनल रूलर्स की राइवलरीज का फायदा उठाया
आया, डिप्लोमेसी और मिलिट्री पावर का यूज किया, और धीरे धीरे ट्रेड से पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स से टेरिटोरियल कंट्रोल की तरफ बढ़ गए। तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज याद रखिए, ब्रिटिश सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ की वजह से सक्सेसफुल नहीं हुए, बल्कि इंडिया की इंटरनल पॉलिटिकल वीकनेस, रीजनल डिविजन्स और वीक सेंट्रल अथॉरिटी ने उनके लिए रास्ता आसान बना दिया। तो अब आपको समझ में आ गया, ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ आ गया, पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया। बहुत अच्छे से मैंने पूरा चैप्टर आपको समझाया है, और ये सारी चीज़ें यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सारी चीज़ों को ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप अपने नोटबुक में नोट्स बना सकते हो इसका। आप बाकी आई विल ट्राई कि अगर मैं इस क्लास के कुछ नोट्स में आपको प्रोवाइड कर सकूं हर टॉपिक के, आई विल प्रोवाइड यू द हैंड आउट। ठीक है, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आफ्टर द क्लास यू विल गेट द हैंड आउट। I'm just writing this as a commitment here. Wait a minute. So what you all will get after this class, you will get this class PDF. ठीक है, I will be providing you the class notes, class handout. ठीक है, जिसमें आपको पूरे सिस्टमैटिक नोट्स दिए रहेंगे, एंड यू विल बी हैविंग 5 to 6 प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, बस ये सारी चीजें आपको इस क्लास के बाद अवेलेबल हो जाएंगी यूट्यूब पर ही। यूट्यूब के आप जब डिस्क्रिप्शन में जाओगे, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीजें मिलेंगी, बट जब आप ये पूरी क्लास देख लोगे, क्विज आपको तभी मिलेंगे जब आप आफ्टर वॉचिंग द होल क्लास, आफ्टर वॉचिंग होल क्लास क्विज विल अपीयर ऑन योर स्क्रीन। आफ्टर वॉचिंग होल क्लास the quiz will appear on your screen, and you'll able to attempt it. तो आपको I'll guarantee that you'll get this. I'll make sure I'll ask the team to upload it. So thank you so much. If you have any doubts, you are most welcome here, sir. हाँ बेटा, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, दिस चैप्टर इज इम्पोर्टेंट। आपको मैम ने ये सारी चीज़ें ओरिएंटेशन में बताई होंगी ना, मॉडर्न हिस्ट्री का जब सब्जेक्ट शुरू हुआ होगा। ठीक है, ग्रेट एवरीबडी, वेरी नाइस। ठीक है, आंसर राइटिंग के लिए वो बेटा उसके अलग सेशंस होंगे, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। यू विल बी हैविंग सेपरेट स्पेसिफिक क्लास, जहाँ पे आप 1-2 घंटा बैठ के सिर्फ आंसर राइटिंग ही करोगे। आंसर राइटिंग मैं लूँ? ठीक है, आई विल टेक योर आंसर राइटिंग क्लासेस। आंसर राइटिंग क्लासेस हम जनरलाइज रखेंगे थोड़ा सा, ताकि आप हाँ, एक क्वेश्चन की अप्रोच सारे सब्जेक्ट से निकाल पाओ। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, इसी के साथ हम क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू, थैंक यू।